डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियों का बढ़ावा दिया हुआ कांड है। हमको किसी झंडे से या किसी अन्य देश के झंडे से अपने देश में तकलीफ है तो उस झंडे के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था, ना कि वहाँ जाना चाहिए था। हाँ, हत्या जो हुई वो गलत, उसके बावजूद भी हिंदुओं को भाई तबाह करने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको प्रवोक करके घटनाएं कराया जा रहा है। ये एजुकेशन की कमी है। कहीं ना कहीं जब आप मदरसे में पढ़ाएंगे किसी को और उसको जो है आप जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनसे दूर रखेंगे, ठीक है, तो वो उस अपने समुदाय के लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। घटनाएं करने से पहले कोई सोच रहा है या कोई सोचता होगा, नहीं तो घटनाएं कितनी संख्या में होती अगर ये सरकार नहीं होती। किस प्रकार से एक विभत्स हत्या का रूप उसको दिया गया है, किस प्रकार से एक भय का वातावरण बनाया गया है, किस प्रकार से जो है इतना एक समुदाय को आक्रोशित किया जा रहा है कि। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून व्यवस्था पे अपना पीठ थपथपाती है, दूसरे पार्टियों को हमेशा घेरते रहते हैं उनके कार्यकर्ता, आज वही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में घिरी हुई है। बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र के महसी इलाके में अभी तक इंटरनेट सेवा बंद है। गुरुवार तक प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। वहाँ दुकानदारों से प्रशासन दुकान खोलने की अपील कर रहा है, लेकिन दुकानदार इतने डरे सहमे हैं कि वहाँ अभी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। जुलूस निकलता है दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस और वहाँ पथराव होता है। पथराव के बाद एक युवक झंडा फाड़ने का वीडियो आता है और झंडा फाड़ने के बाद उसी युवक की, रामगोपाल मिश्रा की, हत्या कर दी जाती है। तमाम तरह के दावे हैं, तमाम रिपोर्ट हैं, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी अपने कक्ष में परिजनों से मुलाकात करते हैं, कुछ मुआवजे की घोषणा करते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अभी भी वहाँ माहौल बहुत ख़राब है। इस समय हम मौजूद हैं सिविल कोर्ट के परिसर में, हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्तागण। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में, वो पूरा समाज कैसे इस पूरे बहराइच के मामले को देखता है। नमस्कार। आप जी, आपने जो शुरुआत की अपनी, आपने पूरे मामले को जिसको कहते हैं ना सारांश, उसका आपने समझा दिया। आपने जो शुरुआत की, आपने कहा कि महसी गांव में अब तक इंटरनेट बंद है, ठीक, यानी सरकार को, प्रशासन को ये लग रहा है कि इंटरनेट अगर इसी वर्तमान समय में और वहाँ पे अगर सुचारू रूप से चलता रहा तो यानी और अपराध, हिंसा, क्रिया की प्रतिक्रिया, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसा आप मानते हैं? जी, सरकार का ये दावा है कि अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट को रोकने के लिए। हुजूर, यही तो मेन आधार है ऐसी घटनाओं का। ये जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों में तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, तमाम फतवे, तमाम घोषणाएं, तो सरकार को तो इसी समय पहले ही ना उसको रोक लेना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, ऐसी जब जब धार्मिक मजहबी घटनाएं होती हैं जिनका लिंक, जिनका बेस धर्म आ जाता है, मजहब आ जाता है, उसके इर्द गिर्द आपको चुनाव दिख जाता है, ठीक। एक मरहूम शायर हुए इस देश के, उन्होंने कहा कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में। तो चुनाव आ रहा है, कहीं कहीं चुनाव, उपचुनाव आ रहा है, तो शिकार एक आध हो गए। और ये समझना होगा आम लोगों को, ठीक। आपने मुआवजे की बात की, मुआवजे को लेकर सोशल मीडिया को हालांकि अब धीरे धीरे सीरियस लेना बंद करना पड़ेगा। जिस तरीके से बेबुनियाद बहस वहाँ पर हो रही है, लेकिन अब एक तथ्य आ रहा है कि एक अमुख किसी हत्याकांड में, किसी मामले में किसी को उतना लाख दिया गया था। क्यों किसी को मात्र इतना लाख दिया गया? मैं उस फिगर एग्जैक्ट अमाउंट से 10 या 37 इस तरह का कुछ मामला है। तो मैं ऐसे लोगों से भी आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, ये देखिए पूरा मामला इस समाज का है कि हम अगर इसका रेट 45 लाख रुपया रख दें, उनसे ज़्यादा रख दें, इनसे बहुत ज़्यादा रख दें, घोषित रेट कर दें कि 45 लाख रुपया सरकार देगी, नौकरी देगी, ठीक। क्या अपने अपने घर के बच्चों की लोग हत्या कराने के लिए तैयार हैं? जो लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि राम गोपाल मिश्र, मैं नाम सही ले रहा हूँ ना, जो लड़का इस पूरे कांड में शहीद हुआ, जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या हुई, उसका नाम यही है ना। कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर के बच्चों का हश्र राम गोपाल मिश्रा के जैसे हो?
और ये हर बार इस तरीके के पीड़ित जो लोग होते हैं वो एक बड़े सामान्य से परिवारों से निकलने वाले लोग कैसे हो जाते हैं, और बस यही क्यों होते हैं। सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर की रील बना रहा कोई युवा धनाढ्य क्यों नहीं होता है। हमेशा शिकार ऐसे ही घर के बच्चे कैसे हो जाते हैं, ये हमको और आपको भी सोचना होगा। और रही बात सरकारों की, तो सरकारों का क्या है, कोई सरकार आप उठा के देख लीजिए, जिनको किसी सरकार में मुआवजे, नौकरी, संविदा की नौकरी, फलाने आश्वासन, पेट्रोल टंकी दे देंगे, तुमको सड़क बनवा देंगे, ये किया गया है। उनका उठा के आप आज के डेट में, आप पत्रकार है ना, आपका काम सिर्फ और सिर्फ कैमरा लगा कर लोगों से बस बाइट करने का नहीं है, खोजने का भी है। धरातल पर खोजिए। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुए तो 72 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे हुए। जिन लोगों को मरे हुए 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं, उनको उठा के देखिए आज उनको कौन याद कर रहा है। वो एक चंदन नाम का लड़का था, चंदन गुप्ता। आज पूछिए कौन सी सरकारें उसकी मदद करती फिर रही हैं। पता करिए कितने लोग उसके घर पे पहुंच रहा करे, चंदन जी तो शहीद हो गए, शहादत उनकी हो गई, हम उनकी मदद के लिए आज भी तैयार हैं। ये क्षणिक भाव है। मैगी खाते खाते ये पूरा युग उसी भावना में आ गया 2 मिनट वाले में। सारा कर्म क्रिया कांड जितना है सब 2 मिनट का है। स्क्रॉल करेंगे, राम गोपाल मिश्रा आएंगे, तुरंत हमारे अंदर एक शहीद वाली भावना आ जाएगी। तब तक स्क्रॉल करेंगे, कोई नाच गाना आ जाएगा, हमारी भावना उधर चली जाएगी। तो कोई अस्थाई भाव नहीं है। तो इस पे ये समाज को सोचना होगा कि हमारा रास्ता किधर मुड़ रहा है। और माफ करिएगा, मुड़ नहीं रहा है, मोड़ा जा रहा है। कि आपके उसी रास्ते पर मोड़े जाने पर किसी की रोटी अच्छी आंच पर पकेगी, तो ये कोशिश करनी होगी। और चौथे स्तंभ से हैं आप, एक स्तंभ पर देश के आप संभाले हुए हैं, 4 स्तंभ है, तो आपकी भी भूमिका है कि आप समाज को जागरूक करिए कि इस तरीके से शिकार होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला सवाल ये कि आपने कहा कि समाज को मोड़ा जा रहा है, तो आखिर ये मोड़ कौन रहा है? राजनीतिक पार्टियों का इसमें पूर्ण दोष है? महाराज खुल के कह दिए कि मोड़ा जा रहा है, तो कौन मोड़ेगा? जिससे उसको लाभ होगा वही तो मोड़ेगा जी। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो मामला हुआ वो उपचुनाव, कह रहा हूँ क्या मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियों का बढ़ावा दिया हुआ कांड है। जिस इंटरनेट को आज बंद किया जा रहा है, उस इंटरनेट पर ही प्रचारित जो भावनाएं हैं वही इस तरीके की चीजें क्रिएट करती कराती हैं। तो कानून व्यवस्था जो इस समय है, जिस पर मुख्यमंत्री साहब अपना पीठ थपथपाते हैं, हर एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, लेकिन इन सारे मामलों को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी भारी गलती है। तो इसको कैसे समाज देगा? अब आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आप जहां बैठे हुए हैं वो भी एक बड़ी जगह है आज के डेट में, वैश्विक पटल पर इसका नाम है। यहाँ की भी पुलिस की कार्रवाई आप रोज देख रहे हैं, उसकी पूरी जो गतिविधियां हैं रोज आप देख रहे हैं। तो ये जो पीठ थपथपाने की क्रिया है, फिर मुझे एक शायर याद आ रहे हैं जिनका लबुलुआब कहने का यही था कि तुम्हारी फाइलों में ये हालात गुलाबी हैं, मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये दावा किताबी है, कुछ इसी तरह का। मतलब ये सादा मामला है ना। जैसे देखिए सांख्यिकी एक सब विषय है, सांख्यिकी की किसी भी किताब को आप उठाएंगे उसके सबसे पहले पन्ने पर लिखा होता है सफेद झूठ है। मुझे लगता है सरकारी आंकड़ों के आगे सबसे पहले लिख देना चाहिए कि ये महासफेद झूठ है। बस अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस मामले को कहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका सर। आपने अभी सुना सर को, ये जो आप इसका दोषी किसको मानते हैं? देखिए इसमें तो प्रशासन की गलती है। अगर आप देखें तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को तो पता रहा होगा कि यहाँ से मूर्ति या जुलूस जो भी हिंदू संगठन द्वारा जा रहा है तो जा रहा है, इनको पहले से जानकारी होगी, सूचना दे के ही ले जाते होंगे सब। उसके बाद अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो ये प्रश्न तो प्रशासन पे खड़ा होना चाहिए, शासन पे खड़ा होना चाहिए।
ये एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो लड़का जो है जिसको रामगोपाल मिश्रा, वो झंडे को गिरा देता है और वहाँ भगवा झंडा लहरा देता है। तो ये समाज में कैसी मानसिकता बढ़ती जा रही है? देखिए, ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसको सिर्फ धर्म से ना जोड़ा जाए। इसमें शिक्षा भी एक बड़ा रोल है कि हम कितने शिक्षित हैं। अगर कोई झंडा इस देश में या इस प्रदेश में नहीं रहेगा और भगवा झंडा ही होना चाहिए, तो ये तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए ना। शासन को आदेश देना चाहिए कि ऐसे झंडे उतार दिए जाएं और शासन को हटवाना चाहिए ऐसे झंडों को। हमको अगर कोई सूचना सरकार से या कोई चीज़, तो हम सरकार क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं कि वो प्रदेश चलाए और हम घर चलाएं। अब हम भी अगर देशा चलाने लगेंगे, प्रदेशा चलाने लगेंगे, तो सरकार क्या करेगी? अगर हमको किसी झंडे से या किसी अन्य देश के झंडे से अपने देश में तकलीफ़ है, तो उस झंडे के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था ना, कि वहाँ जाना चाहिए था। हाँ, हत्या जो हुई वो गलत, किसी की भी हत्या सही नहीं हो सकती। एक झंडे गिराने को लेकर हत्या हो जाती है रामगोपाल मिश्रा की, और उसमें उसके शरीर पे लगभग अगर कहे जाए तो 15 जगह चाकू गोदने के निशान है या छर्रे के निशान है, अलग अलग रिपोर्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कभी कुछ समय पहले ही अगर आप देखें, इंटरनेशनल मुद्दा रहा है बांग्लादेश का, और वहाँ की न्यूज़ जब चली तो यहाँ हिंदुओं को कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आए दिन चिटफुट खबरें जो हैं वहाँ किया जा रही हैं कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या हो रहा है। हिंदू बहुसंख्यक तो है नहीं, इसमें तो मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए तो कम ही और देश हैं, कंट्री हैं जहाँ हिंदुओं की संख्या है। नेपाल है, अपना भारत है, कुछ देश हैं ऐसे। उसके बावजूद भी हिंदुओं को भाई तबाह करने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको प्रवोक करके घटनाएं कराया जा रहा है। ऐसे अगर उसको 15 किसी व्यक्ति को 15 चाकू मारने के लिए आपके हृदय में बहुत मनोबल होना चाहिए कि हम 15 चाकू किसी को घोंप रहे हैं। एक इच्छा शक्ति भी मजबूत होना चाहिए कि हमारे धर्म एक अफीम के समान है और अफीम के रूप में वो काम किया और उनके ऊपर मान लीजिए अटैकिंग मोड में आया और वो घटना घट गई। खैर, इस घटना को हम लोग किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आए दिन ये घटनाएं शासन प्रशासन की लापरवाही से अगर आप देखेंगे तो चुनाव के पहले होता है। और अगर इसको धर्म से छोड़िए तो जाति से जोड़ दीजिए तो ब्राह्मण हर जगह मारा जा रहा है। तो हमारे लिए तो तकलीफ का मुद्दा है कि ब्राह्मण क्यों मारा जा रहा है। हम तो ब्राह्मण का विषय बनाएंगे। और विकास दुबे चुनाव से पहले मरे, अभी ये मरे। आए दिन ब्राह्मणों को अनैसर्गिक तरीके से मारा जा रहा है इस सरकार में, और सरकार को इस पे चेतना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए ब्राह्मणों की हत्या कराई जा रही है, रूप से हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ब्राह्मण हर जगह कुचला जा रहा है। साथ ही अधिवक्ता भी हैं हमारे साथ। अब बहराइच का एक बहुत चर्चित मामला है जहाँ पे रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई है। झंडे को उन्होंने देखा वीडियो में हम लोगों ने कि वो झंडा गिराते हुए पूरी दीवार टूट जाती है और नीचे से भगवा झंडा फेंका जाता है और भगवा झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद उनको एक और वीडियो सामने आया, घर के अंदर ले जाके उनको मारा पीटा जा रहा है। ये देखा हम लोगों ने। क्या राय है आपकी उस पर, क्या मामला पूरा? देखिए, यह घटना जो है वह कोई नई घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं जो है लगातार एक समाज के द्वारा घटित की जा रही हैं, और ऐसी घटनाएं कुछ लोगों के सह पर, कुछ लोगों की प्रेरणा से, जैसा अभी लोग बता रहे थे कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद, मतलब कभी भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसके पीछे जो हम लोगों के प्रति, मतलब जो एक हिंदू जनमानस के प्रति एक विशेष जनमानस का जो भाव है वह काफ़ी दुर्भावना से ग्रसित है। और किसी विशेष समुदाय के द्वारा जो है जिस तरह हमारे पूजा पाठ करने को लेकर के, मूर्ति विसर्जन के दौरान, मूर्ति बैठाने के दौरान और मूर्ति रखने के दौरान ऐसी तमाम तरह की ये घटनाएं जो है, या कहीं न कहीं जो लोग तथाकथित, जो लोग किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के पदाधिकारी जो तथाकथित गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, आखिर वह तहजीब इस समय कहाँ चली जाती है? उनके बयान ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं आते हैं, और या ऐसी घटनाओं में वह खुल करके क्यों नहीं पक्ष रखते हैं? मैं तो सरकार, ये तो कहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ये घटनाएं करने से पहले कोई सोच रहा है या कोई सोचता होगा, नहीं तो घटनाएं कितनी संख्या में होती अगर ये सरकार नहीं होती और इसका क्या हश्र होता, तब आप इस बात को समझ पाते। जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि घटना घटित होने के बाद जो है वहाँ के
जो भी मान लीजिए चौकी इंचार्ज थे, वहाँ के जो एसओ थे, अभी सीईओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। वो सब सारी चीज़ें हो रही, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है वहाँ क्या नाम है एसटीएफ चीफ अमिताभ एस जी को वहाँ भेजा उन्होंने, और वो लगातार घटना पर नज़र बनाए हुए थे। वो खुद जो है मौके पर पहुँचे, और इस तरह से ये एक सरकार का एक मजबूत पक्ष है कि सरकार किस तरह से ऐसी छोटी बड़ी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन पर किस तरह से अपना नज़र रख रही है। उसके बाद भी स्थानीय विधायक के साथ पीड़ित के परिवार वाले मिले, वो जब मिल करके निकले तो आपके मीडिया साथियों ने उनका भी पक्ष जानना चाहा। उन्होंने बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार की हमें उम्मीद थी उन्होंने उस प्रकार की कार्रवाई करने का और उस प्रकार की बातचीत से मैं संतुष्ट हूँ, और निश्चित रूप से सरकार के तरफ से जो भी चीज़ें हो सकती थी सरकार ने उसको करने का प्रयास किया। लेकिन अभी अगर यह सरकार रहते हुए, यह सरकार जो कि अपराधियों के खात्मे पर इतना ज़्यादा जो है सख्त रहती है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, अगर ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत रख रहा है, तो मैं तो यह कहूँगा कि अगर यह सरकार नहीं रहेगी या अगर इतने सख्त अगर रुख नहीं रहेगा सरकार का, तो आने वाली स्थिति कहाँ जा रही है, एक बार ज़रा इस पर भी हिंदू जनमानस को सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यह जो घटना है वह एक घटना ही नहीं अपितु हमारे समाज पर एक कुठाराघात है। किस प्रकार से जो है कोई इतना हिम्मत कर सकता है कि उसकी इतनी एक हत्या, एक सामान्य हत्या नहीं हुई है, किस तरह से उनके शरीर में जो है 35 छर्रे बरामद हुए पोस्टमार्टम के दौरान, किस प्रकार से एक विभत्स हत्या का रूप उसको दिया गया है, किस प्रकार से एक भय का वातावरण बनाया गया है, किस प्रकार से जो है इतना एक समुदाय को आक्रोशित किया जा रहा है, किस प्रकार से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और हम लोग गंगे जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम लोग जो है ईद में जा कर के सेवई खाने की बात करते हैं, और हम लोग जो है सब एक साथ मिल के रहने की बात करते हैं। आखिर किन शर्तों पर रहा जाए एक साथ? क्या यही शर्तें हैं कि हमारा हिंदू जनमानस और उसमें खास करके ब्राह्मण समाज दिन पर दिन हत्या का शिकार होता जाएगा? और अगर ये सरकारें नहीं रहेंगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम अपने प्रदेश में, अपने देश में बहुसंख्यक संख्या में होने के बावजूद भी आत्मबल में अभी भी अल्पसंख्यक हैं, और हमको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को एकजुटता के साथ हमको इससे निपटना पड़ेगा। आपने कहा कि सरकार का ये मजबूत पक्ष है कि घटना होने के बाद एडीजी को सड़क पर उतार दिया जाता है, मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन अगर सरकार का मजबूत पक्ष देखें तो ये है कि सरकार ऐसी घटनाओं को होने ना दे। लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार को इसलिए हटा दिया था कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती थी। हर त्यौहार में, हर किसी भी मौके पे दंगा फसाद हो जाता था, अमन चैन कभी रह नहीं पाता। ठीक है, तो ये बीजेपी सरकार भी तो इसी तरह फिसड्डी होती जा रही है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बीजेपी सरकार फिसड्डी नहीं हो रही है। आपने कहा कि सरकार का काम होता है कि वह हिंसा को रोके। सरकार का काम जरूर होता है हिंसा को रोके। आखिर हिंसा कैसे रुकती है कि अगर कोई हिंसा घटित होने से पहले जो भी हम हिंसा में कार्रवाई करें वो एक नज़ीर बने। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार अपने बुलडोजर नीति से कही है, या जिस प्रकार से आपने देखा होगा अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ऐसे कार्रवाई करके संदेश दिया कि प्रदेश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनकी परवरिश और जिनका मानसिक स्तर इस तरह से तैयार किया गया हो कि वह हिंसा के लिए ही बनाए गए हों, ऐसे लोगों को कितना आप रोकेंगे? इतना रोकने के बावजूद भी अगर ऐसे लोग हिंसा कर रहे हैं तो मैं उसकी बात किया हूँ कि सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार इसमें घटना होने के पहले भी सतर्क है, लेकिन अब ऐसे लोग जो घटना करने पर आमादा हैं उनके हाथों को किस प्रकार से, कितनी प्रकार से पकड़ा जा सकता है? जब यहाँ हर गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे अपराधी पल रहे हैं तो सरकार के पास इतनी सुरक्षा एजेंसियाँ होने के बावजूद भी सरकार इसलिए इस स्तर पर फेल हो जा रही है क्योंकि जो है सरकार के पास और भी जिम्मेदारियां हैं। वो हर घर पर निगरानी और नज़र नहीं रख सकती। हमको स्वस्थ मानसिकता का परिचय बनाना पड़ेगा, और यह स्वस्थ मानसिकता का परिचय सरकार की जो अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी से उसको और सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अपराधी ऐसी घटना करने से पहले उसके बारे में और सोचे। अच्छा, ये जो धार्मिक उन्मादी विचारधाराएं समाज में पनप रही हैं, इसका मुख्य कारण और मुख्य स्रोत कहाँ से? ये उन्मादी विचारधाराएं पनप कहाँ से रही? देखिए, ये सब जो है आपको मालूम होगा इस देश का इतिहास क्या रहा, और देश आज़ाद हुआ तो कितनी कठिनाइयों के बावजूद आज़ाद हुआ, और इसमें किन लोगों ने कैसे क्या क्या किया, और जम्मू कश्मीर और अन्य सारी बंगाल से लेकर के सारी चीज़ों का भली बात जानते हैं, और देश का हर प्रबुद्ध वर्ग इन चीज़ों को जानता है। और कहीं ना कहीं यह जो है इस देश के और देश के बाहर रहने वाले जो भारत, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत से और जो हिंदू समाज से नफरत करते हैं, ऐसे लोग ही
से लोगों को प्रश्रय और जो है उनको शरण देने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि इस घटना में बहुत सारी विदेशी ताकतों का भी हाथ रहता है, जो अपने समुंदर पार बैठे, अपने बॉर्डर पार बैठे, अपने शस्त्र और अस्त्रों के माध्यम से इन लोगों को फंडिंग करने का काम करते हैं और इन लोगों को ऐसे ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कि वह समाज में रहकर या हिंदुस्तान में रह करके यहाँ के जो हिंदू समाज है उसके ऊपर किस प्रकार से वह हमलावर हो और किस प्रकार से ऐसी चीज़ें घटित हों, इसके लिए पूरा उनका एक प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। और आप जानते होंगे कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सारी बातें आपको पता हैं। सोशल मीडिया इसका बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो आम जनमानस की माने तो ये जो धार्मिक उन्मादी विचारधाराएं हैं, तो ना ही किसी का झंडा गिराने का समर्थन है और ना ही किसी को इस तरह से जघन्य हत्या कर देने का ही अधिकार इस देश में है। हमारे अधिवक्ता साथी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहले तो मैं द गोरखपुर टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों के बीच आए और अपनी मतलब इस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, यह मामला जो है, यह मामला कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा ही और उनके एक बयान से ही भड़कता है। इस तरह के मामले ऐसे ही आते हैं। जैसे योगी जी ने यह कहा है कि हमारे यहाँ आज तक कभी भी कोई दंगे नहीं हुए। ठीक, मैं एक पूछना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ के माध्यम से कि अगर दंगा नहीं है तो है क्या? जहाँ पे एक शोरूम को फूंक दिया जाता है, एक जो है गाड़ी को जला दी जाती है, एक व्यक्ति की नृशंस हत्या हो जा रही है, उसके शरीर में जो है 25 बार चाकू घोंपे जा रहे हैं, 20-22 गोली मारी जा रही है, तो आप इसको क्या नाम देंगे? अगर यह दंगा नहीं है और यह अगर राम राज्य है तो यह तो भाई, हम ऐसे राम राज्य को तो हम राम राज्य नहीं मानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी जिम्मेदार नेता जब कोई बयान देता है तो उसको यह सोचना चाहिए कि इसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया, बटोगे तो कटोगे। ठीक, यह बयान मुझे बहुत जिम्मेदारी पूर्ण नहीं लगा, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी ऐसे बयान हैं जो पब्लिक में फूट पैदा करे, उस तरह के बयान आप मत दीजिए। और जो आपको जहाँ से लग रहा है कि यह हमारे समुदाय को कमज़ोर कर रही हैं चीज़ें, तो क्या वह बयान से ही सही की जा सकती हैं? आपके पास आपका तंत्र है, आपके पास आपकी पूरी व्यवस्था है, पूरा पुलिस प्रशासन आपका है, और आप जो है अपने बयान से क्यों आप ये करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं? आप बयान देंगे, उसका असर यही होगा। ठीक, आप चीज़ों को अगर सही करना चाहते हैं तो ग्राउंड पे सही करिए। आप ऐसा मत करिए कि आप बयान दे दिए, पब्लिक आपस में लड़ने लगी और उसके बाद से आपको एक मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे पे आप अपना चुनाव और राजनीति को साथ दिए, तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से राजनीतिक चीज़ें हैं और इसका बड़ा मुझे खेद है, बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है जी। तो और आप बताइए, अगर कोई इस्लामिक झंडा लगा रहा है, ठीक, हमारे यहाँ बैन तो है नहीं, ठीक, उसको लगाना अगर हमारे यहाँ बैन हो तो आप उतार दीजिए। लेकिन जब वो हमारे यहाँ बैन नहीं है, वो लगा रहा है, आप अपने छत पे अपने धर्म का झंडा लगाइए। अगर आपको अपने धर्म से बहुत प्रेम है, लेकिन आप उस झंडे को उतार रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो है भावनाओं को आपने आहत किया और उसने उस आवेश में आके यह काम किया, वो भी गलत किया। उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी कानून से इतर जाके अपना कोई काम नहीं करना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यह जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसको पोषित किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है कि लोग आपस में लड़ें, लोग जो मूल मुद्दा है उससे हट जाए। तो अभी जैसे ये आप बात कर रहे थे कि धार्मिक उन्माद जो हमारे अंदर पैदा हो जा रही है, तो इसका स्रोत कहाँ से, ये कहाँ से रहा है? जैसे किसी का झंडा गिरा देना और अपने झंडे गिरने के बाद अब किसी की हत्या कर देना, ये पूरी तरह से धार्मिक उन्माद का मामला है कि हमारे धर्म पे अगर आँच आई तो हम कट मरेंगे, लड़ मरेंगे, मार देंगे जो भी। तो ये भावनाएं कहाँ से रही? ये एजुकेशन की कमी है। कहीं ना कहीं जब आप मदरसे में पढ़ाएंगे किसी को और उसको जो है आप जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनसे दूर रखेंगे, ठीक है, तो वो उस अपने समुदाय के लिए देने के लिए तैयार रहेगा। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए, कहीं भी एजुकेशन में हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम को आप देख लीजिए, नकल की पूरी व्यवस्था है। आप जाइए, बस फॉर्म भरिए और आपको डिग्री मिल जा रही हैं। तो इन सब अगर चीज़ों को हम नहीं सुधारेंगे, इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं ठीक करेंगे और एजुकेशन सिस्टम पे हम काम नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें आजीवन होती रहेंगी। किसी सरकार में दम नहीं है कि इन सब चीज़ों को रोक ले, क्योंकि यह चीज़ें समझ
समझ से सही हो सकती हैं, ज़बरदस्ती दबा के नहीं सही हो सकती हैं। तो इसको आप अगर सही करना चाहते हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम को सही कीजिए। माँ बाप के ऊपर जो आप हमेशा आरोप लगाते हैं, गलत संस्कार और तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को जब तक सही नहीं करेंगे, मदरसा में भी उन विषयों को जो नहीं लाएंगे कि जो विषय जो है सामाजिक उसमें चल रहे हैं, तब तक इन सब चीज़ों में सुधार नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। नमस्कार।